आज मेरे खास मेहमान हैं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। हमें आईटीए का एक अवार्ड मिला, आपको जनता का अवार्ड मिला। आपका अवार्ड ज्यादा मायने रखता है, लेकिन आपका तजुर्बा बहुत कम है मुख्यमंत्री साहब। नई नई नौकरी तो आपकी लग गई, लेकिन आपको लगता है जिन उम्मीदों से आप चुने गए, चूंकि आप इतने कम उम्र के हैं, सारे आपके कुलीग्स आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप निभा पाएंगे इस जिम्मेदारी को? क्यों नहीं निभा पाएंगे सर, जरूर निभा पाएंगे। देखिए, उम्र मायने नहीं रखती, एक्सपीरियंस भी मायने नहीं रखता है। नहीं साहब, मायने रखता है जज्बा, मायने रखता है आपके अंतर्मन की ताकत, और मायने रखता है आपका फोकस। जनता के लिए काम करने की अगर इच्छा हो तो कोई चीज आड़े नहीं आती। मेरे आड़े कोई चीज नहीं आएगी। मैं करके दिखाऊंगा। चवन की भी बड़ी अच्छी थी, उन्होंने कहा कि साफ दिल से करूंगा, मैं भ्रष्ट नहीं हूं। मनमोहन सिंह की भी इच्छा बड़ी अच्छी थी। बार बार नरेंद्र मोदी ने कैंपेन में कहा कि पूर्ण बहुमत दो, फिर हम चलाएंगे आपके लिए अच्छी सरकार। पूर्ण बहुमत तो आपको मिला नहीं। आपको लगता है कि एक हाथ जनता ने आपका पीछे बांध दिया? कि उससे क्या फर्क पड़ता है? जो बहुमत मिला उसके भरोसे चलाएंगे। देखिए, मोदी जी ने परसों मुझे एक बहुत अच्छी बात कही। मैं उनको मिलने गया था और मोदी जी ने मुझे कहा, देवेंद्र, सरकार बचाने के लिए सरकार मत चलाओ, जनता के लिए सरकार चलाओ। जनता सरकार बचाएगी, सरकार चली गई तो जनता वापस देगी। मुझे ये लगता है कि बस एक ये वाक्य जो है, इसके भरोसे मेरी सरकार चलेगी। जनता के हित में काम करेंगे। जिस दिन तक जनता के हित में काम करेंगे, सत्ता में रहेंगे। जिस दिन ये परिस्थिति बनेगी कि जनता के हित में काम नहीं कर सकते, कोई नीचे खींच भी ले, तो जनता वापस चुन कर देगी। क्यों और जज्बे के आधार पर सरकार नहीं चलेगी सर? हकीकत में आंकड़ों के आधार पर चलती है। आंकड़े आपके पास है नहीं। क्यों नहीं है? बार बार लड़कते जाएंगे, गिरते जाएंगे। क्यों आंकड़े नहीं है आपके पास? तो केवल बिल्कुल आंकड़े से आप खींच के जोड़ तोड़ के एमएलए लाए इंडिपेंडेंट्स, फिर भी 138 हुए। तो क्या फर्क पड़ता है? अभी शिवसेना से हमारी चर्चा चल रही है, साथ में आ जाएंगे। एनसीपी ने एब्सेंट रहने का कह दिया है, वो नहीं भी अगर एब्सेंट रहते तब भी शिवसेना हमारे साथ आएगी। मुझे ये बताइए, एनसीपी को कैंपेन के दौरान आपने कहा नेचुरली करप्ट पार्टी। आप माने जाते हैं बड़े ईमानदार आदमी, आप सोच भी कैसे सकते हैं फडणवीस साहब कि आप एनसीपी का साथ लेना चाहते हैं? किसने लिया एनसीपी का साथ? अभी तो आप बोल रहे हैं कि एनसीपी का साथ लेने को तैयार है। साथ लेने का अर्थ क्या होता है? देखिए, एनसीपी ने यूनिलैटरली घोषित किया कि महाराष्ट्र में स्टेबल गवर्नमेंट के लिए हम लोग एब्सेंट रहेंगे। हमने तो मांगा नहीं था। हमने तो मांगा नहीं था। हमने तो नहीं मांगा था। और अभी आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? शिवसेना से हमारी बातें अंतिम चरण में है। शिवसेना से हमारा गठबंधन होगा और निश्चित रूप से एक मजबूत सरकार यहाँ मिलेगी। जनाब, ये सीधी बात है। देश के व्यूअर्स की जो पकड़ है ना, बहुत पैनी है। बिल्कुल। आप कहते हैं कि एनसीपी ने अनकंडीशनली, बिना शर्त के समर्थन दे दिया। अरे अनकंडीशनली, बिना शर्त के राजनीति में कुछ नहीं होता फडणवीस साहब। बताइए, पर्दे के पीछे क्या डील हुई आपकी? जैसे जैसे हमारी सरकार आगे बढ़ेगी, हम आपके ध्यान में आएगा। हम व्यक्ति निरपेक्ष काम करेंगे। देखिए, जिसके ऊपर जहां कार्रवाई करने की आवश्यकता है, सारी कार्रवाई होगी। एनसीपी से कोई डील नहीं हुई? हम डील करते नहीं है साहब, डील करने वाले लोग ही नहीं है। क्यों साथ दिया? उनको पूछिए सर, कहीं ना। अरे उनको पूछिए भाई। अरे हम डील करने वाले लोग ही नहीं है साहब। अगर डील करने वाले लोग होते ना, ये मोदी जी की सरकार है, ये फालतू सरकार नहीं है। मोदी जी डील नहीं करते। एक बात हमेशा याद रखना, मोदी जी के तत्वावधान में जो सरकारें बनती है, वो डील करके तैयार नहीं होती। अरे मोदी जी तो वो व्यक्ति है जो ये कहते हैं कि सरकार छोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता, जनता के लिए सरकार चलाओ, और सरकार चली भी गई तो जनता वापस देगी। क्योंकि लोगों को लग रहा है कि आपने इंडेमनिटी बॉन्ड साइन किया शरद पवार, अजीत पवार के साथ, कि आप हमें बाहर से साथ दो, हम आपके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं करेंगे। आगे आगे देखिए होता है। आप बता दीजिए, घोषित कर दीजिए सीधी बात के मन से, करप्शन के चार्जेस की प्रोब होगी। बताइए। सीधी बात में सीधे जवाब में दे रहा हूं, करप्शन का प्रोब होगा, कोई प्रोब करटेल नहीं होगा। जो कानूनन करना है वो हर चीज की जाएगी, कानून को एक्सपीडाइट किया जाएगा। कानूनन जिसके ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है वो करेंगे। पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस नहीं। चवन ने भी ये कहा, फिर कहा कि एनसीपी मेरा एलाय है, मैं कुछ कर नहीं पाया, माफ कर दीजिए। आप भी कहेंगे कि नंबर्स की जरूरत थी, एनसीपी का साथ। मेरा नाम देवेंद्र फडणवीस है, पृथ्वीराज चव्हाण नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन राजनीति की मजबूरी होती है फडणवीस साहब। नंबर्स आपके पास है नहीं। राजनीति को बदलने का तजुर्बा हमको है। अगर अजीत पवार, हम राजनीति बदल के दिखाएंगे। अजीत पवार जेल गए तो गए, जो भी जेल जाए। शरद पवार को पकड़ना पकड़ा तो पड़ा। भाई, व्यक्ति की बात क्यों करते हो? व्यक्तियों पर ही आएगा। व्यक्ति की बात क्यों करते हो? मैं तो ये कहता हूं, किसी भी पार्टी का, मेरी पार्टी का आदमी भी अगर करप्शन में होगा तो जेल जाएगा। ये हुई ना बात।
पर अब खुश मत होइए, मुस्कुराइए नहीं, क्योंकि जब किसी को जेल भेजेंगे चेहरा ना, देख के मुस्कुराता हूं। अरे मेरे को तो वापस नहीं सर, जब कोई जेल जाएगा ना नेता, तब समझ में आएगा। बड़ी बड़ी बातें सब बहुत पहले करते हुए, आपकी भी सरकार ने कहा कि 100 दिन में काला धन वापस ले आएंगे, अभी तक तो 8 वापस नहीं है, ये हकीकत है। आएगा तो मैं भी देखूंगा, तब मैं मुस्कुराऊंगा। बिल्कुल, अभी तो सिर्फ कहने की बात है, कहना बड़ा आसान है। दूसरे सवाल पे आपने कहा कि सेना आपका साथ देगी। अच्छा ये बताइए कि 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर आया, इतने दिन हो गए, अब तक आपकी सेना से डील नहीं हुई। लगता है ईगो, मतलब कि दोनों के बीच में एकदम ईगो बैटल हो गई है। अब क्यों इतनी चिंता करते हैं? 25 साल से हम लोग साथ हैं। डाइवोर्स हो गया फिर तो? नहीं, डाइवोर्स हम डाइवोर्स कभी करते नहीं है। हो गया डाइवोर्स? नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग वापिस साथ में आएंगे और निश्चित रूप से आएंगे। जब इलेक्शन एक्सप्रेस के लिए मैं महाराष्ट्र में था तो मैं मातोश्री गया, वहां पर सेना के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि ओम माथुर और देवेंद्र फडणवीस में घमंड बहुत है और इसलिए हमारा डील टूट गया। आपसे बहुत रोष में थे, आपको लगता है जो पार्टी और जो नेता आपको खुद गरिया रहे थे कि आप में एरोगेंस है, घमंड है, वो आपके साथ काम कर पाएंगे? देखिए, शिवसेना भी जानती है और महाराष्ट्र का हर व्यक्ति ये जानता है कि देवेंद्र फडणवीस के ऊपर कोई भी आरोप लग सकते हैं, पर एरोगेंस का कभी लग नहीं सकता। घमंड ये हमने कभी सीखा ही नहीं है। और चुनाव के दरमियान ये बात सही है कि कुछ बातें उन्होंने कही, हमको बहुत दुख हुआ है, एक गहरी चोट हमको पहुंची है। जिस प्रकार से मोदी जी के बारे में उन्होंने बात की, गहरी चोट पहुंची है। आप लेकिन ऐसा है कि मैंने अखबार में पढ़ा कि आपने कहा कि अगर मोदी से जो आपने कहा उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे तो कोई डील नहीं होगी सेना से। देखिए, हम माफी वगैरह मांगना ये बातें हम कभी करते नहीं है। राजनीति में हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं। मोदी जी की छवि इतनी बड़ी है और लोगों के दिल में साहब, कौन किसी के कलम मोदी जी की छवि थोड़ी खराब कर सकती है, वो लोगों के दिल में है। और इसलिए देखिए, जो गलत है उसको हमने उनको गलत बताया है। बाकी राजनीति में जो परिस्थितियां आती है उसमें आगे बढ़ना। सेना कह रही कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पोस्ट होनी चाहिए कम से कम। आपसे बात हुई? देंगे नहीं, नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा। तो नहीं हुई? आपसे नहीं कहा उन्होंने, तो हमसे क्यों कह रहे हैं फिर? आपसे बात ही नहीं हो रही, यही तो दिक्कत है कि आप मियाँ बीवी अगर दोनों में लड़ाई हो गई तो बात ही नहीं हो रही। देखिए, इस बार हमने ये तय किया क्या कि आपके सामने बात ही नहीं करेंगे। आप बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको ये पता है कि आपके सामने, आप यानी मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, आपके सामने अगर बात करेंगे तो बात कभी बनेगी नहीं। इसलिए जहां उचित जगह उचित समय हमारी बातें चल रही है और जब वो पूरी हो जाएगी तब आपके सामने आ जाएगी। सेना के नेताओं ने कहा कि 9-10 को जब भी आपका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है उससे पहले वो चाहते हैं कि डील हो जाए। नहीं हुई तो उन्हें चिंता है कि अभी तो आप उनका सपोर्ट ले लोगे, बाद में बोलोगे कि कैबिनेट एक्सपेंशन की हम बाद में सोचेंगे, उससे होगी पहले डील। मुझे लगता नहीं कि उनके मन में ऐसी कोई शंका है। ऐसी कोई शंका अगर उनके मन में होती तो कल उद्धव जी शपथ विधि के समारोह में नहीं आते। मैंने उनको रिक्वेस्ट की और अमित शाह जी ने भी उनको कहा कि आप आइए, रिक्वेस्ट की और उद्धव जी आए। देखिए, जब ऐसी परिस्थितियां होती है कि विश्वास ही नहीं है, ये होने ही नहीं वाला, ऐसे समय वो आते नहीं। जब वो आए हैं तो हमें पारस्परिक विश्वास तैयार हो रहा है। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि हम लोग उचित ढंग से इस अलायंस को कंप्लीट करेंगे। फॉर्मूला बना 2:1, 3:1 कैसे होगी कैबिनेट में बर्थ शेयरिंग? फॉर्मूले तो बन रहे हैं साहब, उचित समय बताएंगे। अभी बता देंगे तो फॉर्मूले तो आप गड़बड़ कर दोगे हमारे। नहीं, हम तो गड़बड़ नहीं करेंगे, गड़बड़ तो आप लोग आपस ही में घालमेल कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग ये देवेंद्र फडणवीस चलाएंगे महाराष्ट्र की नरेंद्र मोदी चलाएंगे महाराष्ट्र? महाराष्ट्र की सरकार चलाएगी, जिस सरकार में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, जिसकी अपनी कैबिनेट है। देवेंद्र फडणवीस और कैबिनेट मिलकर महाराष्ट्र चलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि कम तजुर्बे वाले को इसलिए सीएम बनाया ताकि दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से। लोग तो कई बातें कहते हैं, पर हमने ये हमेशा देखा है, मोदी जी रिमोट कंट्रोल नहीं चलाते, वो इंस्टीट्यूशंस बिल्टअप करते हैं। मोदी जी को जाना जाता है इंस्टीट्यूशंस बिल्टअप करने के लिए, और मुझे लगता है कि वो लोगों को एम्पावर करते हैं। और महाराष्ट्र को अपने पूरे अधिकार है। महाराष्ट्र मुंबई से ही चलेगा, हम ही उसको चलाएंगे। लेकिन हमको इस बात की खुशी है कि एक व्यक्ति हमारे पीछे, एक सरकार हमारे पीछे, हमको मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार खड़ी है। हाँ, ये बात जरूर है, अगर हम गलती करेंगे तो हमको टोका जाएगा। हम गलती करेंगे तो ऊपर की सरकार चुप नहीं बैठेगी। बार बार भागते हुए नागपुर तो नहीं जाएंगे संघ के अपने साथियों के पास कि बताइए क्या करना है, फंस गए जरा?
देखिए, संघ कभी राजनीति में दखलंदाजी करता नहीं है। आजकल कर रहा है कभी नहीं करता है। आजकल काफी ये आप लोग चला देते हैं, आपके पास जब न्यूज नहीं होते ना, तो आप संघ की न्यूज चलाते हो कि संघ की दखलंदाजी है। हम संघ को करीब से जानते हैं क्योंकि हम स्वयंसेवक हैं, और जितने स्वयंसेवक है ना, उनको इस न्यूज से फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उनको ये पता है कि संघ राजनीति में दखलंदाजी नहीं करता। ऐसा है नहीं, आजकल तो काफी कर रहा है, दिशा दशा तय कर रहा है। जब भी गाड़ी फंसती है लोग नागपुर में चर्चा ये ऐसा आपको लगता है, ये आपने एक तैयार किया हुआ परसेप्शन है। संघ का काम ये देश हित में काम करने वाले लोगों का निर्माण करना ये है, उससे ज्यादा कुछ आप नहीं। नागपुर से आते हैं, लंबी लड़ाई आपने लड़ी है विदर्भ के अलग राज्य को लेकर। अब आप महाराष्ट्र के सीएम बन गए हैं। महाराष्ट्र के सीएम के बनने के बाद क्या विदर्भ का वादा भूल गए? देखिए, हमारे राजनीतिक सिद्धांतिक भूमिका ये छोटे राज्यों की है, वो कल भी है, आज भी है और कल भी रहेगी। नहीं करेंगे कि नहीं? और हमने 3 राज्य तैयार किए। हम राज्यों की निर्मिति करते हैं, और जो राज्यों की निर्मिति हमने की वो विकास के मॉडल बने। जो राज्य तैयार किया उसका भी विकास हुआ, और जिस राज्य में से वो राज्य निकला उस राज्य का भी विकास हुआ, और इसलिए हम राज्य का निर्माण करते हैं। ये हमारी सैद्धांतिक भूमिका है। लेकिन कांग्रेस ने एक राज्य को विभाजित किया, और विभाजन की विभीषिका हम देख रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इलेक्शन स्पीच देखिए, हमारे लिए ये भावना का प्रश्न नहीं है। हाँ। ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रश्न है, और इसलिए सैद्धांतिक भूमिका पर हम अड़िग है। उचित समय पर छोटा राज्य तैयार होगा। उचित समय आज हमारी प्रायोरिटी महाराष्ट्र का राज्य हमारे हाथ में आया है। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये है, महाराष्ट्र का जो पिछड़ा भाग है, विदर्भ हो मराठवाड़ा हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। उचित समय क्या होगा ये आपको पता चल ही जाएगा। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। चलिए राजनीतिक बातें पर अब, क्योंकि फोकस है गवर्नेंस पे, डेवलपमेंट पर। सबसे पहला वादा था कि करप्शन दूर करेंगे। करप्शन कैसे दूर करेंगे आप? पहली कैबिनेट में हमने पहला निर्णय लिया, हम जनता को सेवा का अधिकार देंगे। कमेटी बना दी, राइट टू सर्विस एक्ट। क्या फायदा होगा जनता को? आज जनता का सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा नाराजगी क्यों है? क्योंकि वो चाहे राज्य की सरकार हो चाहे म्यूनिसिपल गवर्नमेंट हो, ये सर्विस प्रोवाइडर्स है, ये सेवा देने वाली संस्था है, और यहाँ पर लोगों को सेवा ही नहीं मिलती, वहाँ पर करप्शन है। और अगर एक व्यक्ति किसी ऑफिस में जाता है और उसको अगर सेवा नहीं मिलती तो उसके पास कोई लीगल रिकोर्स नहीं है, उसको चक्कर ही मारना है या तो पैसा देना है। लेकिन जब उसको अधिकार मिलेगा ये अधिकार, मुझे लगता है कि या तो दिसंबर के अधिवेशन में हम लोग बिल को लाएंगे, और अगर दिसंबर के अधिवेशन में नहीं ला पाए तो मार्च के अधिवेशन में तो इसको पंजाब में भी राइट टू सर्विस है, लेकिन उससे जनता को ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि लॉ तो पास हो जाता है, पंजाब में जमीन पे कुछ बदलता है। लेकिन महाराष्ट्र ने आरटीआई तैयार किया। महाराष्ट्र में आरटीआई के माध्यम से लोगों को अधिकार मिला है, और अब महाराष्ट्र में हम सेवा का अधिकार लाएंगे और सेवाएं जनता को मिलेगी। अच्छा, ये बताइए कि मुंबई के लोगों को का मानना है कि मुंबई का ही कोई सीएम बने तभी मुंबई का विकास होगा। ये बाहर से आते हैं, उनकी प्राथमिकता मुंबई के बाहर की होती है, मुंबई की नहीं होती। मुंबई का आपका क्या प्लान, क्या करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार तो मुंबई से चलती है, और बाहर के लोगों का तो कहना यह है कि जो बाहर से आदमी मुंबई में जाता है वो मुंबई का ही हो जाता है, वो तो बाहर ध्यान ही नहीं देता। तो इस बातों में कोई रखा नहीं है। देखिए, मुंबई के लिए एक बहुत सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान तैयार करना पड़ेगा, जो हमने तैयार किया हुआ है। 73,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए सिंचाई पर। सिंचाई में 1% भी महाराष्ट्र की जमीन नहीं बढ़ी, जितनी पहले थी उतनी ही रही। बड़ा घोटाला हो गया, डकार गए नेता सारे पैसे। आप क्या करेंगे? क्योंकि जब हम घूमे महाराष्ट्र में, पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, बिजली की बहुत बड़ी दिक्कत है। देश का विकसित राज्य हुआ करता था, अब एकदम इसकी स्थिति खराब है। बिल्कुल सही बात है, और इसलिए हमने कुछ चीजें, आज हमने करीब 2 घंटे बैठकर दोनों विभागों का प्रेजेंटेशन देखा, और हमने कुछ चीजें तय की है। सबसे महत्व की बात यह है कि महाराष्ट्र में हमको मॉइस्चर सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। पैसा चोरी हो गया, वो तो आप बिल्कुल उसके व्हाइट रिपोर्ट, व्हाइट पेपर पर तो कार्रवाई, सबको बरी कर दिया। व्हाइट पेपर तो व्हाइट वॉश था, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। जनता का पैसा जिसने जिसने जहां जहां खराब किया है, खाया है, भ्रष्टाचार किया है, ऐसे हर व्यक्ति पर कार्रवाई होगी। आपकी छवि साफ है, अब तक तो कोई आप पे दाग नहीं है। लोग आपकी आगे भी रहेगी साहब, आगे देखूंगा। अभी आपको कोई सर्टिफिकेट हम नहीं दे रहे, लेकिन हमने इतिहास में जनता देगी, आप क्या दोगे? वो देंगे, वही देंगे जनता। हमने इतिहास में देखा है कि जब लोग ऐसे पावर में आते हैं तो चीजें बदल जाती हैं, प्रेशर पड़ता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है। मुंबई में तो खास तौर से
लैंड माफिया हो, इतने सारे तमाम यहाँ पर माफिया हैं, कॉर्पोरेट माफिया है, इन सबको जब आपको झेलना पड़ता है तब अच्छे से अच्छा आदमी बिगड़ जाता है। देखिए, मैं एक बात आपको कहता हूँ, महाराष्ट्र का जो मंत्रालय है वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ सुई भी गिरे तो उसकी गूंज सबको सुनाई देती है, या छुपता कुछ नहीं है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि कन्विक्शन से निर्णय लेना चाहिए। 4 दिन लोग आप पर आरोप लगाएंगे, लेकिन अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो 10 लोग आगे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर आप कन्विक्शन से निर्णय ही नहीं लोगे, ये डर से निर्णय नहीं लोगे कि मेरे ऊपर आरोप लगेंगे, तो मुझे लगता है कि स्टेट आगे नहीं जा सकता। आपको सेना का भी साथ चाहिए, एनसीपी का भी साथ चाहिए, तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। क्यों करेंगे कॉम्प्रोमाइज भाई? जो स्टेट के हित में वो करेंगे। हमारे नेता ने तो कह दिया कॉम्प्रोमाइज मत करो, आप क्यों करेंगे? अच्छा, ये बताइए, जब आप कॉर्पोरेटर थे नागपुर में, तब आप अपने ही घर के सामने वहीं पे क्रिकेट खेला करते थे। अब तो सीएम बन गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके काफिले में चलती हैं, अब तो क्रिकेट छोड़ना पड़ेगा। देखिए, क्रिकेट खेलने का अपना एक मजा है। बैटिंग करते हैं। अब एक बहुत आपको मजेदार चीज बताता हूँ कि मैं इस चीज के लिए फेमस था कि मैं बैटिंग करके भाग जाता था और फील्डिंग करता नहीं था। करते हैं नेता, हमेशा यही करते हैं कि अपनी बैटिंग लेते हैं, जनता को बॉलिंग फील्डिंग। अभी तो बैटिंग करने का ही समय आया है, बहुत बैटिंग करेंगे साहब। सर, बॉलिंग फील्डिंग भी कर लेना, जनता को बैटिंग का चांस दीजिए। नहीं, जनता के लिए बैटिंग करेंगे। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए, खत्म करने से पहले, जितने भी बीजेपी के बाकी मुख्यमंत्री हैं, उनकी सारों की जितनी पत्नियां हैं वो गृहिणी हैं। आपकी बीवी काम करती है, मिडिल क्लास हाउसवाइफ है, और लोगों को पसंद भी आता है कि वो काम करती हैं। उन्होंने नागपुर से मुंबई में तबादला मांगा, अब आप मुख्यमंत्री बन गए। आप चाहेंगे कि आपकी बीवी बैंक जाए, काम करे, या आप चाहेंगे कि घर बैठे? क्यों नहीं भाई। देखिए, ऐसा है कि हमारा पर्सनल लाइफ जो है वो तो है ही, और मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई जन्म भर की कुर्सी तो होती नहीं है। और सबसे महत्व की बात यह है कि चिंता कर रहे कि चिंता नहीं है साहब, वो तो कल चली जाए, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ तक पहुंचे बहुत बड़ी बात है, जनता ने यहाँ तक पहुंचा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुख्यमंत्री बनने से ऐसी कौन सी चीज होने वाली है कि जिसके कारण मेरी पत्नी को नौकरी छोड़नी पड़े। तो मेरी पत्नी नौकरी करेगी, उसको यहाँ तबादला मिलेगा ऐसी अपेक्षा है, क्योंकि उसको वैसे ही 2 सालों से ऑफर था वो मुंबई में ट्रांसफर ले, लेकिन मेरे कारण वो ले नहीं सकती थी। प्रमोशन मिलेगा क्या? नहीं, उनको तो पहले मिल चुका है। अच्छा, और वो बीवी का प्रमोशन पहले हो गया, पति का प्रमोशन बाद में हो रहा है। ये है कि यस, क्या बात है। ढेरों उम्मीदों के साथ आप चुने गए हैं, अब जिम्मेदारी है उन उम्मीदों को हकीकत में बदलना। लोगों की उम्मीद आप पर है, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।